दोस्तों, अमरोहा जिले के एक गांव के अंदर एक महिला का अफेयर चल रहा था किसी और व्यक्ति से। जब उसके पति को पता चलता है तो उसका पति नाराज होता है, अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। पत्नी थी कि अपनी आदत से मजबूर थी, वो अपनी आदत से बाज नहीं आती है और इसी बात का बदला लेने के लिए उसके पति ने जो किया वो वाकई बहुत भयानक होता है। दरअसल वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और उस रात 11 दोस्त इकट्ठा होते हैं, उसको अपने घर पर लेकर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को अपने दोस्तों के माध्यम से पूरा कराऊंगा। उसके जो दोस्त थे वो एक एक करके कमरे के अंदर जा रहे थे और उसकी बीवी के साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य कर रहे थे। यहीं पर उसकी बीवी बेइंतहा परेशान हो जाती है, लेकिन आदमी 2 बार 3 बार जब उसके पास आ रहे थे तो महिला ने एक बहाना लिया कि मुझे बहुत तेज से टॉयलेट आया है, बस यूं गई और यूं आई। उस टॉयलेट के बहाने से कमरे से बाहर निकलती है और किसी भी तरकीब से वो दहलीज को लांघ कर सीधा बाहर आ जाती है और जोर जोर से शोर मचाती है ताकि आसपास के लोग आए और उसको बचा के ले जाएं। लोग आते भी हैं, उसको बचा के ले जाते हैं, लेकिन ये मामला कभी भी थाने या चौकी तक नहीं पहुंचता है। सामाजिक लोगों ने बैठकर इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। मगर आज की जो ये सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपको बड़ी हैरानी होगी समाज के उन लोगों से जिन्होंने फैसला लिया था, जिन्होंने पंचायत आयोजित की थी, और साथ ही आपको ताज्जुब भी होगा 2 ऐसे लोगों को जिसमें एक पति होता है जिसको आप बार बार सैल्यूट करने पर मजबूर होंगे। साथ ही आप एक आईपीएस ऑफिसर अशोक कुमार को भी सुनने के बाद आप उनको भी सैल्यूट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तमाम तरह के प्रेशर थे, तमाम तरह की बाधाएं थी, इन्होंने पार करते हुए जिस तरीके से इसमें पीड़िता को न्याय दिलवाया वो वाकई अपने आप में काबिले तारीफ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है हरिद्वार, और हरिद्वार से 30 किलोमीटर दूर पर एक बहुचर्चित शहर है रुड़की। उन दिनों इस हरिद्वार जिले के एसपी हुआ करते थे आईपीएस अशोक कुमार, और रुड़की के एक थाने से फोन पहुंचता है आईपीएस के पास और वो कहते हैं कि सर, बैलगाड़ी के अंदर एक चारपाई रखी हुई है जो टूटी फूटी सी है और उसके अंदर एक महिला है। मैंने जो उसकी परेशानी, उसकी व्यथा सुनी है, बस घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, करूं तो क्या करूं। ये बात सुनने के बाद आईपीएस ऑफिसर ने कहा कि उस महिला को तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल में भेजो ताकि उसका उपचार हो सके, और उपचार के बाद फिर मैं पहुंचता हूं। और उसी वक्त एसपी साहब हरिद्वार से रुड़की जाने के लिए वो सीधा अपनी गाड़ी, अपने वाहन से निकल जाते हैं। उस महिला का उपचार शुरू हो चुका था। जिस कमरे में उपचार चल रहा था उस कमरे के बाहर पति उसका खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास की होगी और पत्नी की उम्र 20 साल के आसपास की होगी। उसके पति के कपड़ों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो गरीब नहीं बल्कि बेहद गरीब परिवार से थे। उस आईपीएस ऑफिसर ने उसके पति से जानकारी लेने की कोशिश की, तब उसने बताया कि उसकी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी, लेकिन करने के लिए कुछ काम नहीं था। वो मजदूरी कर रहे थे और ईंट भट्ठे पे जाते थे, दिन भर काम करते थे, वहां पर थक हार के घर आते थे, आकर सो गए। यही लंबे समय तक उनकी दिनचर्या चल रही थी। लेकिन उसकी पत्नी दिन में भट्टे पर काम करती थी, शाम को आकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती। तो उसकी पत्नी का उस काम में मन नहीं लगता है और वो जो भट्टे पर ठेकेदार के अंडर में काम करने वाला मुंशी था उसके साथ वो अटैच हो जाती है। वो मुंशी उसके लिए कुछ ऐसी जरूरत की चीज, खाने पीने के अलावा सामान देता है उसको, जिसकी वजह से वो उससे इंप्रेस होती चली जाती है और उसकी तरफ आकर्षित होती चली जाती है। और एक दिन ऐसा वक्त आता है कि वो मुंशी अपनी बाइक पर बैठाकर उसे भगाकर ले जाता है, क्योंकि वो जो जिंदगी जीने के लिए जा रही थी वो जिंदगी शायद उसको लग रहा था कि आसान है, अच्छी है, लेकिन भट्टे पर अपने पति के साथ जो जिंदगी वो जी रही थी वो जिंदगी उसको मुश्किल लग रही थी। दिन भर काम करती थी, उसके बाद घर जाकर सबके लिए वो खाना बनाती थी और उसको वैवाहिक सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा था। शुरू शुरू में तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुंशी का उसके प्रति दिल भर जाता है। उधर उसका पति इतना परेशान होता है कि ठेकेदार के पास जाता है, रोज रोज रोता है, गिड़गिड़ाता है, रिक्वेस्ट करता था कि मेरी पत्नी को वापस लौटा दीजिए, वापस लाकर दे दीजिए साहब। किस तरीके से 1 महीने का वक्त बीत जाता है
पता ही नहीं चलता है। दरअसल वो महिला वहां जाने के बाद शुरू के 15-20 दिन तो बहुत ज्यादा खुश रहती है, लेकिन बाद में उसकी जरूरत का भी कम ख्याल रखा गया। अब पत्नी को कहीं ना कहीं समझ में आने लगा कि ये जो जिंदगी जो जी रही है शायद ये बेकार है। पति के साथ जो जिंदगी जी रही थी, एक सम्मानजनक जिंदगी थी, उसी के साथ जाने में बेहतर है, उसी में भलाई है। ये मुंशी से कहती है कि मुझे वापस जाना है अपने गांव, मुझे गांव ले चलो। इधर ठेकेदार का लगातार दबाव बढ़ रहा था और मुंशी ने जब देखा कि मौका है, इसे लेकर जा सकते हैं, मुंशी उसे वापस लेकर जाता है। उस मजदूर के हवाले उसकी पत्नी को कर देता है। उस मजदूर की 1 महीने पत्नी बाहर रही, उसे इस बात का कोई गुरेज नहीं था, कोई मलाल नहीं था। उसने अपनी पत्नी को फिर से स्वीकार किया और कहता है कि उसकी लड़ने की हैसियत नहीं थी कि उस मुंशी से लड़ सके या अपनी पत्नी का या जो भी उसका अपमान हुआ है उसका बदला ले सके। वो खुशी खुशी अपनी पत्नी को गांव लेकर आता है और गांव में ऐसी बातें किसी से छिपती नहीं है। आग की तरह फैल गई थी कि उसकी पत्नी फलाना व्यक्ति के साथ भाग गई है। जब वो वापस लौट के आता है तो ये बात फिर से पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अगला दिन निकलता है और उस पुरुष की जो जाति थी, उस जाति के लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद एक फैसला लेते हैं कि पंचायत आयोजित की जानी चाहिए। पंचायत आयोजित की जाती है उसी गरीब आदमी के घर पर, क्योंकि कच्चा मकान था। उसी मकान के लॉन में या कह सकते हैं कि उसके अहाते में एक पंचायत आयोजित की जाती है और पंचायत में उस समाज के बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी थे और कुछ जवान लोग भी थे। तभी फैसला लिया जाता है कि इस महिला को यदि जाना ही था तो वो किसी और समाज के व्यक्ति के साथ क्यों चली गई, किसी और व्यक्ति की जाति के साथ क्यों चली गई। जाना ही था तो अपने समाज के किसी व्यक्ति के साथ जा सकती थी और अपने शारीरिक सुखों को पूरा कर सकती थी। इसलिए इस महिला ने जो भी किया है वो बिल्कुल अपमानजनक है और हमारी बिरादरी का इसमें सम्मान गया है या कहे कि हमारी बिरादरी की नाक डुबोती है। पंचायत जब इस तरह की बात कर रही थी, उसका पति और उस पत्नी उनसे कोई बातचीत नहीं की जा रही थी। वो एक कोने में बैठकर पंचायत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। तभी पंचायत ने फैसला सुनाया कि इस समाज में जो मर्द हैं, जिनको लगता है कि उनकी मर्दांगी ज्यादा है, जो हष्ट पुष्ट है, पहलवान है, वो अपने अपने हिसाब से तैयार हो जाए और एक दिन एक तारीख वगैरह मुकर्रर की जाती है उसके लिए कि आप सभी लोग इकट्ठा हों और इस महिला के साथ अपनी मर्दांगी दिखाने के लिए तैयार हो जाए। उसी रात जिस दिन ये मीटिंग हुई थी, जिस दिन ये पंचायत हुई थी, उसी रात उसी के घर पर पति घर के बाहर बैठ जाता है। दहलीज पर वो विरोध करने की स्थिति में नहीं था और 16 लोग इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव के जो हष्ट-पुष्ट पहलवान टाइप के लोग थे, जिन्हें लगता था कि उनके अंदर ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा मर्दांगी दिखाने के लिए उस घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। उसका पति विरोध करने की स्थिति में इसलिए नहीं था क्योंकि पंचायत ने कहा कि यदि ये विरोध करता है तो इसका हुक्का पानी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। वो महिला घर के अंदर थी और एक एक करके वो व्यक्ति घर के अंदर, दहलीज के अंदर, उस कमरे के अंदर जाने लगे। जो टूटी फूटी चारपाई थी, उस चारपाई पर ही उन्होंने उसके साथ बारी बारी से कुकृत्य करना शुरू कर दिया। वो महिला विरोध भी नहीं कर पा रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लग रहा था कि मुंशी के साथ भागने की शायद यही सजा है जो उसके साथ हो रहा था। वो बेबस होकर अपने उस सजा को भुगत रही थी जो पंचायत ने दी होगी। उसका पति भी शायद यही सोचकर शांत था क्योंकि समाज से कहीं ना कहीं कोई बाहर नहीं भाग सकता और वो इंतजार कर रहा था। एक जा रहा था, दूसरा आ रहा था। इस तरह से एक चैन बनती चली जा रही थी और कम से कम 4-5 घंटे बीत जाने के बाद फिर से रोटेशन दोबारा से शुरू होता है। जब दोबारा से शुरू होता है तो उस महिला की तबीयत लगातार बिगड़नी शुरू हो जाती है। वो बेहोशी के आलम में हो जाती है। जब लोग घर से बाहर निकल रहे थे, उस कमरे से बाहर निकल रहे थे, तो एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते हैं, बात करते हैं। बात करते करते जब सामूहिक रूप से बात सबके पास पहुंचती है तो सभी ने कहा कि हाँ, मैंने भी उसकी नब्ज टटोल के देखी थी, उसकी नब्ज काम ही नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो मर चुकी है। जब वो 15-16 लोगों ने उसके साथ लगातार कुकृत्य कर रहे थे, एक के बाद एक बार बार जा रहे थे, तो उस महिला की जो सांसें थी थमने लगी थी। ये बात जब उसके पति को पता चलती है, तब तक दिन निकल चुका होता है। सुबह के 4 या 5 बज रहे थे उस वक्त हो रहा था और रात भर उसके साथ ऐसा ही सब कुछ घिनौना कृत्य हो रहा था। उसका पति जब ये बात सुनता है, दरवाजा खोल के अंदर जाता है
अपनी पत्नी को चारपाई सहित उठाता है और उठाने के बाद सीधा एक पड़ोसी से कहता है कि मुझे अपनी बैलगाड़ी दे दो। गांव के लोग समझ रहे थे कि ये शायद उपचार करने के लिए, इलाज कराने के लिए जा रहा है, लेकिन वो इलाज कराने की बजाय सीधा थाने पहुंच जाता है। उसे लग रहा था कि जो अभी तक हुआ है वो बहुत भयानक हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। उसे इंसाफ चाहिए और इंसाफ के लिए वो अपनी पत्नी को लेकर वो वहां पहुंच जाता है। उसके बाद थानेदार इस बात को सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थानेदार सोचने पर मजबूर हो जाता है कि करूं तो क्या करूं, कैसे करूं। तभी वो अपने अधिकारी को फोन लगाता है। जब अधिकारी ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि उस महिला को तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल में भर्ती करो और उसका इलाज करो। जब उसका इलाज चल रहा था तब आईपीएस ऑफिसर अशोक कुमार ने उस डॉक्टर से पूछा कि आखिरकार इसकी तबीयत कैसी है। तो वो कहते हैं कि इस महिला को मानसिक आघात बहुत जबरदस्त पहुंचा है। इससे इस बारे में अगर हम बात भी करते हैं तो ये थर-थर कांपने लगती है, परेशान हो जाती है। ठीक है, जिंदा है, मरेगी नहीं, लेकिन ये जिंदा भी नहीं है, क्योंकि अब शायद उस तरह से जी नहीं पाएगी उन लोगों के सामने जिन लोगों ने इसके साथ बारी बारी से घिनौना काम किया है। इसके बाद एसपी साहब इस बात को सुनने के बाद सीधा गांव पहुंचते हैं। गांव जाने के बाद बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद ऐसे बातें छुपती नहीं है। भले ही चाहे 16 लोगों ने इस तरह का काम किया हो, लेकिन ये बात अब पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। अलग अलग लोगों ने बताया, लेकिन कहा कि मेरा नाम ना आना चाहिए। कहानी बताई, पंचायत की पूरी बात बताई। तब एसएसपी साहब को लगता है कि वाकई इसके साथ बहुत गलत हुआ है। तभी वो आदेश देते हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज करिए। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो पंच हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करिए। शायद थानेदार को अगर इतनी ही हिम्मत होती तो वो एसपी साहब को कभी फोन नहीं करता, सीधा एफआईआर दर्ज करता और एफआईआर दर्ज करने के बाद इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करता। लेकिन एसएचओ फिर से कहता है कि सर, गांव में बवाल हो जाएगा, उस बिरादर के आसपास के लोग बहुत हैं, वो खिलाफ हो जाएंगे। इसीलिए तो मैंने आपसे मशवरा लिया था, क्यों ना इस महिला को इन आरोपियों से पैसे दिलवाकर और इस मामले को हमेशा के लिए शांत कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो ये बात कहीं किसी को पता भी नहीं चलेगा और इसमें पुलिस की बदनामी भी नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि पुलिस की इसमें क्या बदनामी होगी, तुम्हारा इसमें क्या दोष है। वो कहते हैं कि सर, मेरा ही थाना क्षेत्र है, यदि लोगों को पता चलेगा तो मेरी भी बदनामी होगी, पुलिस की बदनामी होगी। तभी एसएसपी साहब कहते हैं कि जितने भी आरोपी हैं इनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करिए और सबसे पहले गिरफ्तार होंगे वो पंच जिन्होंने ये पंचायत आयोजित की थी। एसएसपी साहब का आदेश थानेदार को मानना ही पड़ता है और थानेदार ने उस आदेश को मानते हुए एफआईआर दर्ज की और सभी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। 1996 की ये कहानी है। उन दिनों इतना अखबार, इतना मीडिया, इतना चलन में नहीं था, लेकिन जो अखबार चल रहे थे उन अखबारों ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया। फ्रंट पेज पर खबर को लिखा गया था। उसमें सबसे ज्यादा वाहवाही तारीफ आईपीएस ऑफिसर अशोक कुमार की गई थी और साथ ही उस एसएचओ की भी की गई थी जो पहले डर रहा था, क्योंकि एसएचओ ने फिर पूरी ईमानदारी के साथ इस मामले में पूरी जांच की। जांच करने के बाद जो भी इसमें दोषी थे, हर दोषी को सजा दिलाने के लिए अपनी चार्जशीट तैयार की। मामला फिर कोर्ट जाता है। कोर्ट ने फिर इस महिला को इंसाफ दिलाने में पूरी मदद की। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जिस मुंशी ने इस महिला को बरगलाया, उसको लालच देकर लेकर भाग जाता है। उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। अफसोस की बात यह है कि पंचायत का आयोजन जरूर किया गया था, लेकिन उस महिला से किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि तुम क्या चाहती हो, या उसका पति जो बैठा हुआ था कोने में इंतजार कर रहा था कि पंचायत का क्या फैसला देगी, पंचायत ने उससे भी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे साथ या तुम्हारी पत्नी के साथ जो हुआ है, क्या तुम इसे इस हाल में रख लोगे। लेकिन उससे भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की थी। 15-16 लोगों ने एक साथ उसके साथ कुकृत्य किया था। साथ ही 1 महीने वो मुंशी के साथ रही। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके पति ने अपनी पत्नी को न केवल स्वीकारा बल्कि पूरी जिंदगी उसके साथ निभाने की जो कसम खाई जाती थी उसको भी निभाता चला गया। वाकई ये कहानी लोगों के सामने जब आती है तो वाकई बहुत भावुक कर देने वाली कहानी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय भारत, जय हिंद।